Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. We are here today with one more important topic of human physiology. आज हम human physiology का एक और बहुत important topic cover करने वाले हैं, that is regulation of respiration. आपने respiratory system पढ़ा है, breathing and exchange of gases का chapter पढ़ा है and उसमें आपने last में disorders के just पहले एक important topic देखा होगा, regulation of respiration. आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस थोड़ी सी 4-5 लाइनें ही तो हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें अच्छे से डिकोड करना है. तो हम पूरा टॉपिक पहले समझेंगे, डिकोड करेंगे एंड देन एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड करेंगे उस टॉपिक को समझने के बाद. ठीक है, वी विल गेट बैक टू दिस टॉपिक. एनसीईआरटी के लाइंस पे हम आएंगे, पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, सबसे पहले क्या है बेटा, हमको रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना है. रेगुलेट करना है का मतलब क्या होता है, हम हर चीज रेगुलेट करते हैं ह्यूमंस. जैसे कि हमने सोचा कि हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है, हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. हम एक मिनट में 12 से 16 टाइम्स सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल रेट को रेगुलेट करना पड़ता है. ठीक है, यानी कि कभी इसको बढ़ाने की जरूरत हुई, कभी इसको बढ़ा के वापस से नॉर्मल पे लाने की जरूरत हुई, उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन. मान लो एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई, अभी तो तुम 12 से 16 बार सांस ले रहे हो, एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई तो तुम्हारी ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से. ये जो ब्रीदिंग रेट बढ़ गई है वो बढ़ना और फिर उसको वापस नॉर्मल पे लाना, ये सब किस पे होगा बेटा, रेगुलेशन पे होगा. ठीक है, या मान लीजिए आपकी बॉडी में जो जो फैक्टर्स ब्रीदिंग में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज इन सब को रेगुलेट करते हैं, वो कम ज्यादा हो गए, तो हम ब्रीदिंग को रेगुलेट कैसे करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हम बात करेंगे कि हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करने वाला सेंटर कहाँ पे है. बेटा अगर आपको याद हो तो हमने मेडुला के बारे में पढ़ा हुआ है. मेडुला को पूरा क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा. क्या कहते हैं बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये मेडुला ऑब्लोंगेटा याद करो कहाँ पर होता है. ऐसे आपने साइड से ब्रेन को देखा, तो आपको सेरिब्रम दिखाई दिया, देन वी हैड डायनसेफेलॉन, फिर हमने बनाया था मिड ब्रेन, देन वी हैड पॉन्स, और पॉन्स के बाद यहाँ पर रखा हुआ था बेटा मेडुला, और यहाँ पर पीछे साइड पर रखा होता है सेरिबेलम. आप ऐसे साइड से देखेंगे तो यहाँ पीछे रखा होता है सेरिबेलम. ठीक है, इसमें से हम दो चीजों से कंसर्न है इस टाइम पर, हम दो चीजों से कंसर्न है. एक तो ये रहा पॉन्स और एक ये रहा बेटा मेडुला. ठीक है, और बोलने को हम मेडुला को सिर्फ मेडुला या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा कह सकते हैं. मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलने को हम पॉन्स को सिर्फ पॉन्स या फिर पॉन्स वेरोलाई कह सकते हैं. ठीक है, मैंने दोनों नाम पूरे नाम लिख दिए. चल, पॉन्स और मेडुला से हमको मतलब है क्योंकि जो रेस्पिरेटरी के रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं बेटा, वो इन्हीं जगह पे होते हैं. हर चीज को आपको पता है, आपका ब्रेन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. तो कैसे कंट्रोल करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पास सेंटर्स होते हैं हर चीज के लिए. हर चीज जो आपकी बॉडी में रेगुलेट हो रही है उसके लिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सेंटर्स हैं. तो वैसे ही बेटा आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, और 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स पढ़ेंगे हम. एक सेंटर होता है बेटा जो आपके नॉर्मल अभी ब्रीदिंग का ध्यान रख रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. क्या कहते हैं बेटा इसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. आप इसको सिंपली रिदम सेंटर भी कह सकते हैं या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी कह सकते हैं. ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रखा हुआ है आपके मेडुला में, आपके ब्रेन के हाइंड ब्रेन में मेडुला में रखा हुआ है. मेडुला में यहाँ पर बेटा एक सेंटर है, दिस इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और इसी को आप और क्या कह सकते हैं, सिंपली रिदम सेंटर. रिदम सेंटर कहां पर रखा है बेटा, पहला क्वेश्चन मेडुला में रखा है. रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर है, मेडुला में. ये आपके लिए एक क्वेश्चन है. फिर आते हैं 2 सेंटर्स और हैं बेटा. एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड द लास्ट वन इज एपन्यूस्टिक सेंटर. एपन्यूस्टिक सेंटर
दो सेंटर्स और हैं, और न्यूमोटेक्सिक और एपन्यूस्टिक, एक का नाम है न्यूमोटेक्सिक, पी साइलेंट है, और एक का नाम है एपन्यूस्टिक। ये दोनों ही सेंटर रखे हुए हैं बेटा पॉन्स में, ये भी रखा हुआ है पॉन्स में, एंड द एपन्यूस्टिक सेंटर इज ऑल्सो सिचुएटेड इन पॉन्स। ठीक है, ये दोनों ही पॉन्स में रखे हुए हैं, एक सेंटर और एक और सेंटर। एक का नाम है बेटा, लेट्स से इसको कह देते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, और एक को कह देते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ठीक है, तो 3 सेंटर्स हैं ब्रेन में भी 2 हैं पॉन्स में और एक है मेडुला में, जो हमारी ब्रीदिंग से कंसर्न रखते हैं। ठीक है, अब हमने बना लिया पॉन्स और मेडुला के अंदर बना लिया रिदम सेंटर, और पॉन्स के अंदर बना लिया एपन्यूस्टिक एंड न्यूमोटेक्सिक सेंटर। इन सबका काम करते हैं कि ये करते क्या है। बेटा अभी आप आराम से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आप 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस ले रहे हो, वो आपकी ब्रीदिंग रेट है। उस नॉर्मल ब्रीदिंग का ध्यान रखता है ये रिदम सेंटर, ये ध्यान रखता है आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग का, कि आप आराम से 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस ले रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग का ध्यान रखता है। दैट मीन्स ये क्या करता है, यहाँ से न्यूरॉन्स को लेके जाता है बेटा किसके पास, ये न्यूरॉन्स को लेके जाता है डायाफ्राम के पास। किसके पास, डायाफ्राम के पास। एंड ये किसके पास लेके जाता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास। सभी बच्चों को याद है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम होती हैं जो हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग में काम करती हैं। यानी नॉर्मल ब्रीदिंग में हमसे बिना पूछे, हमसे पूछा नहीं जा रहा है, ये जो नर्व्स जा रही है किसकी है बेटा, एएनएस की हैं। एएनएस बता दो फटाफट से क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमसे बिना पूछे काम करता है। ठीक है, हमसे पूछ नहीं रहे हैं, ये एएनएस का सिस्टम आराम से जा रहा है डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को मैसेज दे रहा है, तभी तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी तो आपके थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी प्रेशर कम होगा और एयर इनहेल करोगे आप, राइट। फिर उनका रिलैक्सेशन होगा, देन सब अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा और आप एक्सहेल करोगे। तो ये जो आप नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, वो मेडुला में रखे हुए रिदम सेंटर की वजह से कर रहे हो, यही मैसेज लेके जा रहा है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप इनहेल करते हो एंड देन आप इनके रिलैक्स करने पे एक्सहेल करते हो। ठीक है, एएनएस इसलिए लिखा है, जिनको नहीं पता है एएनएस के बारे में, हम अभी आगे नर्वस सिस्टम में इसको सीखेंगे। एएनएस क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपके नर्व्स का, पीएनएस का वो पार्ट जो मैसेज लाने ले जाने का पार्ट होता है, जो आपसे बिना पूछे काम करता है, उसको हम एएनएस कहते हैं। तो आपसे हर बार पूछा तो नहीं जा रहा क्या हम सांस ले लें, हम ऑटोमेटिकली ये चीज कर रहे हैं इनवॉलेंटरीली रूप से, है ना। तो इनवॉलेंटरीली जो आप नर्व्स आपकी मैसेज लेके जाती है वो एएनएस की होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग का ध्यान रखता है। बट आती है बात कि एपन्यूस्टिक और न्यूमोटेक्सिक का क्या काम है। बेटा मान लो आपको कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें सांस को बढ़ाने की जरूरत है, डीप इनहेल करने की जरूरत है, या फिर आप कह लो आपको ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने की जरूरत है, तो रिदम सेंटर को तो सिर्फ 12 to 16 टाइम्स मैसेज लेके जाने आता है। इसको ये एपन्यूस्टिक सेंटर ऊपर से स्टिमुलेट करता है, प्लस सिग्नल देता है मैसेज बढ़ाने के लिए। एपन्यूस्टिक सेंटर मैंने आपको बताया हुआ है, ये बाबा रामदेव के जैसा है। मान लो आप बाबा रामदेव के कैंप में गए, वो बोल रहे लंबी सांस खींचो। अरे हम कैसे खींचे लंबी सांस, इसको तो 2 सेकंड के इनहेल के हिसाब से मैसेज देना आता है, ये जाके 2 सेकंड के इनहेल का मैसेज देता है। अब लंबी सांस कैसे खींचे, अनुलोम विलोम कैसे करें, उसमें आप क्या करेंगे, आपका एपन्यूस्टिक सेंटर आपके रिदम सेंटर को बोलेगा कि चलो 4 सेकंड के लिए मैसेज भेजो। इसको खुद से नहीं आता, लेकिन अगर ऊपर से एपन्यूस्टिक सेंटर ने इसको कहा तो ये 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए मैसेज को बढ़ा के भेज सकता है। आप ध्यान दो इस बात पे कि एपन्यूस्टिक सेंटर खुद मैसेज नहीं लेके जाता, वो रिदम सेंटर को बता देता है क्या करना है। वो रिदम सेंटर को बता देता है मैसेज बढ़ाने के लिए या इनहेलेशन को डीप करने के लिए। तो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है बेटा, एपन्यूस्टिक सेंटर इज सिचुएटेड इन पॉन्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इनहेलेशन को इंक्रीज कर सकता है, या आप कह लो डीप इनहेल करने के लिए यही मैसेज देता है, फॉर डीप इनहेलेशन। ठीक है, चलो इतनी बात हमको समझ में आ गई। बट मान लो हम कैंप से बाहर आ गए,
या मान लो हम पहले ही दिन अभी कैंप में गए हैं और बाबा तो कह रहे हैं 10 सेकंड तक लंबी सांस खींचो, हम नहीं खींच सकते पहले दिन 10 सेकंड तक, हम पहली बार ही गए हैं योगा करने के लिए। उस केस में न्यूमोटैक्सिक बताता है कि बस इससे ज़्यादा सांस मत खींचना वरना दोबारा आने लायक नहीं रहोगे कैंप में, इससे ज़्यादा सांस नहीं खींचनी है। ये माइनस मैसेज भेजता है, इनहिबिट करता है इसको। या ऐसा कह लो कि लंबी सांस खींच रहे थे अपन, अब हमारा योगा खत्म हो गया, हम बाहर आ गए कैंप से, तब तो नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे ना। तो बढ़ी हुई चीज़ को वापस से नॉर्मल पे कौन लेके आता है? न्यूमोटैक्सिक। बढ़ी हुई चीज को, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को कम हमको करना ही नहीं है, जो बढ़ गया उसको वापस से कम करके नॉर्मल पे लाना है, तो वो काम करता है न्यूमोटैक्सिक। तो न्यूमोटैक्सिक विच इज सिचुएटेड इन द पोन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन ऑफ ब्रेन, ये जो है ये क्या करता है? इनहेलेशन जो बढ़ गई थी उसको कम करता है, इनहेलेशन को कम करता है। कम करने का मतलब क्या है? ब्रिंग्स बैक टू नॉर्मल, ब्रिंग्स इनहेलेशन बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल पे लेके आता है, ठीक है। बिकॉज बेटा ये ब्रीदिंग को कम करता है, बंद नहीं करता है, कम करता है, बढ़े हुए को नॉर्मल पे लाता है, जस्ट कम करता है। इस वजह से हमने इसी को कह दिया है रेस्पिरेटरी स्विच ऑफ सेंटर, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी, एक मिनट नीचे लिख देती हूँ, इसी को हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी स्विच ऑफ सेंटर। ध्यान रखना, ये रेस्पिरेशन को स्विच ऑफ नहीं करता है बेटा, स्विच ऑफ नहीं करता है, सिर्फ कम करता है, कम करता है, इसलिए हमने इसको कह दिया है रेस्पिरेटरी स्विच ऑफ सेंटर, ठीक है। एनसीईआरटी में बेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात की है, अपनी की बात नहीं की है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला में और न्यूमोटैक्सिक होता है पॉन्स में, और इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम से रेस्पिरेटरी स्विच ऑफ सेंटर। एक एक्स्ट्रा हमने पढ़ा है एपनिस्टिक सेंटर जो कि होता है पॉन्स में, ये इनहेलेशन को बढ़ाता है, ये इनहेलेशन को कम करता है। यानी ये दोनों उसको बढ़ाने और कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग का ध्यान रखता है। और ध्यान आप किस बात पे दोगे? एक मैसेज बढ़ा रहा है, एक मैसेज को कम कर रहा है, पर ये दोनों में से कोई भी डायरेक्टली नहीं जाता है डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास मैसेज लेके। ये दोनों ही रिदम सेंटर की एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं, ये दोनों ही रिदम सेंटर की एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं, ठीक है। ये बात हमको अभी डिकोड करनी है, इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि 3 सेंटर्स होते हैं और तीनों सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, और बेसिकली वो थोड़ा बहुत हमने सीखा कि क्या काम करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा कि मान लीजिए O2 कम ज्यादा हो गया, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो गई, ये सारी चीजें अगर कम ज्यादा हो गई तब ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट करती है, ठीक है। उसके लिए होते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स, उसके लिए होते हैं बेटा हमारे पास रिसेप्टर्स, ठीक है। हमारे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करने के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक रिसेप्टर होते हैं बेटा जो किसी केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, आपको पता है ना रिसेप्टर बहुत स्पेसिफिक होते हैं किसी चीज के लिए। तो हमने कुछ रिसेप्टर लगाए हैं कीमो रिसेप्टर्स जो किसी केमिकल को डिटेक्ट करेंगे, एंड कुछ रिसेप्टर्स लगाए हैं बेटा बैरो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये बैरो रिसेप्टर पार्शियल प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और कीमो रिसेप्टर किसी केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। तो तुमने पूछा मैम कौन से केमिकल को डिटेक्ट करते हैं? बेटा कीमो रिसेप्टर जो हमारे पास हैं वो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास बैरो रिसेप्टर हैं वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉट O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को डिटेक्ट करते हैं। जो डिटेक्शन के लिए हमने रिसेप्टर लगाए वो PO2 के लिए नहीं, PCO2 के लिए लगाए हुए हैं, ठीक है। तो PCO2 को डिटेक्ट करते हैं हम और H+ की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, और इन दोनों को डिटेक्ट करने के लिए हमने कीमो और बैरो रिसेप्टर लगा रखे हैं। तुमने पूछा मैम ये लगा कहाँ रखे हैं हमने, ठीक है। तुमने अगली बात क्या पूछी? तुमने पहला ये सीखा कि ये रिसेप्टर किस चीज को डिटेक्ट करेंगे, तुमने नेक्स्ट ये जानने की कोशिश की कि ये रिसेप्टर हैं कहाँ पे, ठीक है। अब देखो H+ के रिसेप्टर हैं बेटा, समझना है ना, इसको हमें डिकोड करना है फिर एनसीईआरटी में। H+ के रिसेप्टर हैं कुछ तो
आर्टरी में लगे हुए हैं। कहाँ पर? आर्टरी में। और कुछ ब्रेन में लगे हुए हैं। ठीक है, PCO2 के रिसेप्टर भी कुछ तो बेटा आर्टरी में लगे हुए हैं और कुछ ब्रेन में लगे हुए हैं। ठीक है, तुमने पूछा मैम आर्टरी तो बहुत है हमारे पास, कौन सी आर्टरी में लगे हुए हैं? बेटा ये लगे हुए हैं एओर्टा में। और एओर्टा ध्यान है ना, ऐसे घूम के बाहर निकलती है, ऐसे आपके हार्ट से, यहाँ से वेंट्रिकल होता है और इससे ऐसे एओर्टा घूम के बाहर निकलती है, जिसको हम एओर्टिक आर्क कहते हैं। जो घूम के निकलती है उसको आर्क कहते हैं। तो ये लगे हुए हैं एओर्टिक आर्क में। और दूसरा लगा है बेटा कैरोटिड आर्टरी में। कैरोटिड आर्टरी में देखो, तुम बोलो हो सकता है तुम्हें कैरोटिड आर्टरी ना पता हो क्या होती है। बेटा देखो, ये एओर्टा निकले, अब इससे बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं और पूरे बॉडी में ब्लड बांटते हैं। इसकी वो ब्रांच जो ब्रेन तक जाती है, एओर्टा की वो ब्रांच जो ब्रेन तक जाती है, उसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। कंफ्यूज मत करना कोरोनरी आर्टरी से। कोरोनरी वो ब्रांच होती है जो हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो कोरोनरी होती है। जो ब्रेन तक जाती है वो कैरोटिड होती है। तो कैरोटिड आर्टरी में लगा हुआ है। ठीक है, तो कैरोटिड आर्टरी जिनको भी नहीं पता था, कैरोटिड आर्टरी एओर्टा की वो ब्रांच है बेटा जहां पर जो आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सब चीजों का सप्लाई लेके जाती है। ठीक है, सिमिलरली PCO2 के लिए भी एओर्टिक आर्क एज वेल एज कैरोटिड आर्टरी में PCO2 के रिसेप्टर लगे हैं और ब्रेन में लगे हैं। ध्यान रखना, ब्रेन में रिसेप्टर लगे हैं वो अलग बात है, ब्रेन तक जो आर्टरी जा रही है उसमें रिसेप्टर लगे हैं वो अलग बात है। ठीक है, अब तुमने बोला कि मैम आर्टरी में वो क्या डिटेक्ट करेंगे, आर्टरी में कैसे H+ को डिटेक्ट करेंगे? आर्टरी में क्या है बेटा? ब्लड है। तो ब्लड में हम चेक करेंगे कि H+ सही है या नहीं है। सिमिलरली आर्टरी में क्या चल रहा है? ब्लड चल रहा है। ब्लड में हम डिटेक्ट करेंगे PCO2 सही है या नहीं है। यानी एओर्टिक आर्क के अंदर जो ब्लड है और कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसमें हम चेक करेंगे H+ की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इन दोनों के अंदर लगा हुआ है कीमो रिसेप्टर। और एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में हम चेक करेंगे PCO2 की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के अंदर लगा हुआ है बैरो रिसेप्टर विच डिटेक्ट्स PCO2, जिसमें हम ब्लड जो जा रहा है उसमें चेक करेंगे PCO2 कम है या ज्यादा है या ठीक चल रहा है। एंड सिमिलरली ब्रेन में हम क्या चेक करेंगे? CSF। ब्रेन में हम क्या चेक करेंगे बेटा? CSF। अब ये CSF क्या होता है? CSF होता है बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपके ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड है जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। तो ब्रेन के अंदर जो CSF है, जो फ्लूइड है, उसमें हम चेक कर रहे हैं कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन और PCO2 की कॉन्सेंट्रेशन ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको कीमो रिसेप्टर वो वाला जो ब्रेन में है और बैरो रिसेप्टर वाला वो जो ब्रेन में है, PCO2 को डिटेक्ट करने वाला वो रिसेप्टर जो ब्रेन में है, इन दोनों को तुमने कहा सेंट्रल रिसेप्टर। क्या कहोगे? सेंट्रल रिसेप्टर। और वो कीमो रिसेप्टर जो आर्टरी में है, वो कीमो रिसेप्टर जो आर्टरी में है, दिस वन, जस्ट अ मिनट। ठीक है, वो जो आर्टरी में है और वो बैरो रिसेप्टर जो PCO2 को डिटेक्ट करेगा और आर्टरी में है, इनको हम कहते हैं पेरीफेरल रिसेप्टर। क्या कहते हैं? पेरीफेरल रिसेप्टर्स। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, मैं इसी को दूसरी तरीके से बोल रही हूँ कि बेटा आपके पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। माना कि कीमो और बैरो होते हैं, उसको अभी छोड़ दो। दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल रिसेप्टर और एक होते हैं पेरीफेरल रिसेप्टर। सेंट्रल रिसेप्टर वो होते हैं जो आपके बॉडी के सेंटर में रखे हुए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के अंदर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, उसमें ब्रेन में रखे हुए हैं सेंट्रल रिसेप्टर। और पेरीफेरल रिसेप्टर्स कहाँ रखे हैं? आपकी बॉडी के आर्टरीज में। कहाँ रखे हैं बेटा? आर्टरी
आर्टरीज में। और कौन कौन सी आर्टरी में बता दो, अब तो तुम्हें पता चल गया है, एओर्टिक आर्क में रखे हैं, और वो एओर्टा की ब्रांच जो आपके ब्रेन तक ब्लड लेके जाने वाली है, कैरोटिड आर्टरी में रखे हुए हैं। ठीक है, अब जो भी आपके सेंट्रल रिसेप्टर्स हैं सीएनएस में, ब्रेन में, वो किसको डिटेक्ट करेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को डिटेक्ट करेंगे। जो भी आपके पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं आर्टरी में रखे हुए हैं, कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में, वो किसको डिटेक्ट करेंगे, ब्लड को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों ही जगह पे जो सेंट्रल रिसेप्टर है बेटा, सेंट्रल रिसेप्टर आपके पास आपके ब्रेन में सीएसएफ में, दोनों तरह के सीएसएफ जो फ्लूइड है उसमें डिटेक्ट करने के लिए आपके पास कीमो रिसेप्टर भी है, आपके पास बैरो रिसेप्टर भी है। एंड सिमिलरली आपके पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो आपकी आर्टरी में रखे हुए हैं, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में, उसमें जो ब्लड है उस ब्लड में चेक करते हैं हम कीमो रिसेप्टर से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, और बैरो रिसेप्टर से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, स्टिल अगर तुमको अभी भी लग रहा है कि मैम ये इतने सारे तरह के रिसेप्टर आपने क्या बोला, मैंने सिर्फ क्या किया, आपको ये बताया कि दो तरह के रिसेप्टर थे, कीमो और बैरो। कीमो वाले आपके पेरिफेरल भी हैं और कीमो वाले आपके सेंट्रल भी हैं, बैरो वाले पेरिफेरल भी हैं और बैरो वाले सेंट्रल भी हैं। या आप ऐसा कह लो कि आपके पास सेंट्रल और पेरिफेरल रिसेप्टर है, सेंट्रल वाले कीमो और बैरो दोनों हैं, पेरिफेरल वाले कीमो और बैरो दोनों हैं। मैं आपको ये एक बार एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो, परेशान ना हो तो एक और डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो बेटा ये आपका हार्ट है, ठीक है, और ऐसे इसके 4 चेम्बर्स हैं, और इससे हमने यहाँ से ऐसे एओर्टा निकाली, राइट, एओर्टा निकली, और एओर्टा से एक ब्रांच निकल के किसके पास जा रही है, एओर्टा से एक ब्रांच निकल के जा रही है आपके ब्रेन के पास। ठीक है, ब्रेन के पास चले गए। अब हम बस सबके नाम लिख लेते हैं पहले। ये हमने क्या बनाया बेटा, ये हमने बनाया है एओर्टिक आर्क, और एओर्टिक आर्क से ये ब्रांच निकल रही है इस ब्रांच को हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, जो जो नाम हमने यूज किया है, एओर्टिक आर्क और हमने यूज किया है कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज हैं, ये दोनों आर्टरीज हैं। ठीक है, और ये कहाँ आ गया बेटा, ब्रेन में, ये हमने बना लिया ब्रेन। ठीक है, अब रिसेप्टर्स बनाते हैं, अब हम रिसेप्टर्स दिखाते हैं। मान लो मैं अभी जो कलर यूज करने जा रही हूँ, पिंक कलर, वो कलर किसके लिए, वो कलर है कीमो रिसेप्टर के लिए। किसके लिए, कीमो रिसेप्टर के लिए। कीमो रिसेप्टर बेटा यहाँ सी लिख देती हूँ, कीमो रिसेप्टर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और कीमो रिसेप्टर यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी कि तुमने बोला कीमो रिसेप्टर आर्टरीज में प्रेजेंट है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल, और कीमो रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर सेंट्रल भी है, कीमो रिसेप्टर पेरिफेरल भी है। ठीक है, अब मान लो मैं ग्रीन कलर से तुम्हें दिखा रही हूं बैरो रिसेप्टर, तो बैरो रिसेप्टर बेटा यहां पर भी है, बैरो रिसेप्टर यहां पर भी है, और बैरो रिसेप्टर यहां पर भी है। तो तुमने बोला ये जो बैरो रिसेप्टर है PCO2 को डिटेक्ट करेंगे जो आर्टरीज में है, यानी कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क में है, ये हो गए पेरिफेरल, पेरिफेरल बैरो रिसेप्टर, और ये वाला हो गया बेटा सेंट्रल, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, ब्रेन में है। समझ गए, तो बैरो रिसेप्टर पेरिफेरल भी है, बैरो रिसेप्टर सेंट्रल भी है। समझ गए अब मेरी बात को। तो आप क्या करते हो, एओर्टिक आर्क में जो ब्लड जा रहा है, एओर्टिक आर्क में जो ब्लड जा रहा है, उस ब्लड में PCO2 और H+ दोनों को डिटेक्ट करते हो। वही ब्लड जो कैरोटिड आर्टरी से ब्लड जा रहा है ब्रेन के पास, उस ब्लड में आप PCO2 और आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन दोनों को डिटेक्ट करते हो। और आपके ब्रेन में जो CSF है, उस CSF में, उस फ्लूइड में, एक तो ब्लड को डिटेक्ट किया, एक CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को डिटेक्ट करेंगे, उसमें आप
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और PCO2 दोनों को डिटेक्ट करते हो। आ रही है बात समझ में? अब तुम और क्या कह सकते हो कि बैरो रिसेप्टर पेरिफेरल भी है, सेंट्रल भी है, और कीमो रिसेप्टर पेरिफेरल भी है, सेंट्रल भी है, ठीक है। या आप कह सकते हो सेंट्रल रिसेप्टर बैरो भी है, कीमो भी है ना। या आप कह सकते हो पेरिफेरल रिसेप्टर कीमो भी है और बैरो भी है। बस यही चीज मैं आपको बता रही थी यहाँ पर कि जो रिसेप्टर है कीमो और बैरो होते हैं। तो आपने बोला हाँ ठीक है, कीमो रिसेप्टर है और बैरो रिसेप्टर है। कीमो रिसेप्टर बेटा देखो सेंट्रल भी है, पेरिफेरल भी है, और बैरो रिसेप्टर सेंट्रल भी है, पेरिफेरल भी है, ठीक है। ये आपने यहां पर सीखा कि कीमो वाला पेरिफेरल सेंट्रल और बैरो वाला पेरिफेरल सेंट्रल दोनों हो सकता है। या आप कह लो आपके पास सेंट्रल और पेरिफेरल रिसेप्टर है जो कि कीमो और बैरो टाइप के होते हैं। तो आपने बोला सेंट्रल और पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं आपके पास। सेंट्रल वाले कीमो और बैरो दोनों हैं और पेरिफेरल वाले कीमो और बैरो दोनों हैं, ठीक है। ये कलर्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। हमने सी या पिंक कलर से दिखाए हैं कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, और हमने ग्रीन कलर से बी लिख के दिखाए हैं बैरो रिसेप्टर, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। चलिए, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको डिटेक्ट करते हैं और इस तरह से ये सेंटर्स काम करते हैं। ये रिसेप्टर्स करते क्या है? ये रिसेप्टर्स भी बेटा आके, एक तो आपके पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर है। ये जो न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हाँ ठीक है, देखो आप समझना मेरी बात को कि हर कोई क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बता देता है। एपन्यूस्टिक को जो मैसेज देना था एपन्यूस्टिक ने किसको दे दिया? कोई कलर लेते हैं अपन, कुछ अलग सा, ब्लू कलर लेते हैं। आज न्यूमोटैक्सिक ने क्या किया? खुद कुछ नहीं किया, इसको बता दिया क्या करना है। सिमिलरली एपन्यूस्टिक भी क्या करता है? खुद कुछ नहीं करता, इसको बता देता है क्या करना है, ठीक है। सिमिलरली बेटा जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो जब देखते हैं कि H प्लस में और PCO2 की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ गड़बड़ है, वो इसको बता देते हैं कि भाई तो डीप इनहेलेशन कर ले, इनहेलेशन को बढ़ा ले, इनहेलेशन को कम कर ले। तो हर कोई इसको बता देता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और तो और हमारे पास एक और सेंटर है, इसके अलावा हमारे पास एक और सेंटर है, इसको हम कहते हैं कीमो सेंसिटिव सेंटर, कीमो सेंसिटिव सेंटर। ये कीमो सेंसिटिव का नाम जरूर कीमो सेंसिटिव है बेटा, बट ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और PCO2 की कॉन्सेंट्रेशन दोनों को डिटेक्ट करता है। ये रिसेप्टर नहीं है, ये एक सेंटर है। ये रिसेप्टर नहीं, ये एक सेंटर है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में ही रखा हुआ है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में ही रखा हुआ है, इसके पास में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में है। एपन्यूस्टिक ने उसको मैसेज दे दिया कि ब्रीदिंग को बढ़ाओ, न्यूमोटैक्सिक ने उसको मैसेज दे दिया ब्रीदिंग को कम करो। जो भी बैरो रिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर या आपके पास जितने भी पेरिफेरल या फिर सेंट्रल रिसेप्टर हैं, वो कुछ भी अगर अलग डिटेक्ट करेंगे तो वो भी किसको बता देंगे? वो भी बता देंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और आपके पास एक और सेंटर है कीमो सेंसिटिव सेंटर। ये एक सेंटर है, रिसेप्टर नहीं है। इसका नाम जरूर कीमो है, पर ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और PCO2 की पार्शियल प्रेशर दोनों को ही डिटेक्ट करता है सेंटर, और ये रखा हुआ है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। और इसको जो भी लगता है ये भी किसको बता देता है बेटा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बता देता है। ये मॉडिफिकेशन कर लो, ये ऑल्टरेशन कर लो, तो हर कोई क्या बता देगा? किसको बता देगा? इसको बता देगा कि ये ऑल्टरेशंस कर लो, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये भी ऑल्टर कराता है, ये भी ऑल्टर कराता है, रिसेप्टर्स ऑल्टर कराते हैं और कीमो सेंसिटिव सेंटर ऑल्टर कराता है, ठीक है। तुम ध्यान दे रहे होगे इस बात पे कि हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं ये PCO2 को डिटेक्ट कर रहे हैं, ना कि PO2 को, क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में PO2 का रोल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है,
बहुत ही माइनर रोल होता है। क्यों रोल माइनर है? O2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए बेटा, बस इसलिए क्योंकि उसके रिसेप्टर नहीं है हमारे पास, हमारे पास रिसेप्टर्स नहीं है, बस इसलिए। ठीक है, तो द रोल ऑफ O2 इज वेरी इनसिग्निफिकेंट इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, O2 के बिना हमारा कोई काम नहीं होने वाला है, बट उसके रेगुलेशन में कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो ठीक से चल रहा है, उसमें O2 का बहुत कम रोल है, बिकॉज वी डू नॉट हैव रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट द चेंजेस इन O2। वी हैव रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट द चेंजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि PCO2 बहुत बढ़ गया है, अगर रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि PCO2 बढ़ गया है तो ये रिसेप्टर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या बोलेगा? डीप इनहेलेशन करने के लिए। क्या बोलेगा? डीप इनहेलेशन करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा O2 भराए बॉडी के अंदर, बिकॉज O2 कम पड़ रहा है, PCO2 ज्यादा हो गया है, तो डीप इनहेलेशन का मैसेज देता है। ठीक है, ये हमने सीखा है अभी टॉपिक को, ये डायग्राम हमने सीखा, ये हमने रिसेप्टर्स के बारे में सीखा एंड ये हमने सेंटर्स के बारे में सीखा। अब इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हुए, पहले आप इसको एक बार, दो बार, पहली बार पढ़ रहे हो तो 2 बार सुन के अच्छे से समझ लो, और फिर NCERT की लाइन को डिकोड करो, पॉज कर लो, नोट्स बना लो एंड इसको अच्छे से समझ लो 2 बार 3 बार सुन के। एंड देन जब आप 2 बार 3 बार सुनते हैं तो क्या होता है, आपको चीज़ें, वर्ड्स फैमिलियर लगने लग जाते हैं, तो उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज कर जाती है अगर आप ये चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, फिर NCERT की लाइन्स को डिकोड करेंगे। चलिए देखिए, अब NCERT की लाइन्स को डिकोड करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी, अच्छी खासी एबिलिटी है हमारे पास, टू मेंटेन एंड मॉडरेट, कि हम अपने ब्रीदिंग को मेंटेन करें और मॉडरेट मतलब ऑल्टर कर सकें अकॉर्डिंग टू द नीड द रेस्पिरेटरी रिदम। जो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम है, हमारी रेस्पिरेटरी रिदम कितनी है? ब्रीदिंग रेट है हमारी 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, है ना। ये जो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम है, हम इसको मेंटेन रखते हैं और मॉडरेट करते हैं, मतलब ऑल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर बॉडी में ये कम या ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको ऑल्टर करके सही कर सकते हैं, यही होता है मेंटेन करना। टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज, कि हमारी बॉडी टिश्यूज की जो भी डिमांड है वो पूरी हो पाए। अगर लेट से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इमरजेंसी आ गई, तो उसको ऑक्सीजन की जो डिमांड ज़्यादा है वो हम उसको पूरा कर सके। तो बॉडी टिश्यूज की डिमांड्स को हम पूरा करने के लिए रिदम को मेंटेन करते हैं और ऑल्टर करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। किसकी हेल्प से होता है? न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में भी किसकी हेल्प से? CNS। CNS में भी किसकी हेल्प से? ब्रेन। ब्रेन में भी किसकी हेल्प से? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पास ऐसा क्या है? हाइंड ब्रेन में है पॉन्स एंड मेडुला, और पॉन्स में आपने 2 सेंटर पढ़े हैं और मेडुला में आपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए न्यूरल सिस्टम ही इसका ध्यान रखता है। ठीक है, A specialized center present in the medulla region, medulla hindbrain का पार्ट है of the brain called respiratory rhythm center। अभी हमने बनाया है ये respiratory rhythm center is primarily, focus करिए बेटा, primarily, सबसे पहले primarily यही responsible होता है for this regulation, यही regulate करने में primarily involved है। एक तो ये normal breathing का ध्यान रख रहा है और दूसरा सब इसको ही तो बता रहे हैं क्या करना है, तो it is primarily involved। another center present in the pons region, pons varolai में है, of the brain, ब्रेन यानी हाइंड ब्रेन, ब्रेन के हाइंड ब्रेन में पॉन्स में, कॉल्ड न्यूमोटेक्सिक सेंटर। क्या कहते हैं इसको? न्यूमोटेक्सिक सेंटर। मैंने आपको बताया था ना, NCERT ने रिदम सेंटर की बात की है और न्यूमोटेक्सिक सेंटर की बात की है। कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो मैं आपको क्या कह रही थी, सीधा मैसेज लेके नहीं जाता, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बताता है, तो यही लिखा हुआ है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बताता है, उसके फंक्शन को मॉडरेट करता है, ऑल्टर करता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है।
न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो मैसेज आएगा, जो न्यूरल सिग्नल आएगा, ऑफ कोर्स न्यूरल सिग्नल आएगा, न्यूरॉन्स मैसेज लेके आएंगे क्योंकि ब्रेन में है ये सब कुछ, पॉन्स से कनेक्शन हो रखा है मेडुला का। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, फ्रॉम विच सेंटर, फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कैन रिड्यूस, क्या करेगा, कम करेगा। क्या कम करेगा बेटा, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को कम करेगा, क्योंकि ड्यूरेशन हमने बढ़ा ली थी। एपन्यूस्टिक के कहने पे हमने 2 सेकंड से 5 सेकंड बढ़ाया, तो इसमें 5 सेकंड को वापस से कम करके 2 सेकंड पे लेके आएगा ऑफ इंस्पायरेशन, एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। और अगर बेटा बढ़े हुए रेट को कम करेगा तो ऑल्टर तो कर ही रहा है, ऑल्टर करना मतलब चेंज करना, ठीक है। यहां तक तो हो गया सेंटर्स के बारे में। अब देखो किसके बारे में दिया है, एक जो हमने और सेंटर पढ़ा था उसके बारे में दिया है, अ कीमोसेंसिटिव एरिया। ये जो हमने कीमोसेंसिटिव एरिया पढ़ा था, एक कीमोसेंसिटिव सेंटर, ठीक है। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। किसके पास रखा हुआ है बेटा, रिदम सेंटर के पास रखा हुआ है, ठीक है। मेडुला में आपका रिदम सेंटर है, उसके पास ही एक सेंटर रखा हुआ है कीमोसेंसिटिव एरिया। रिसेप्टर नहीं है ये एक एरिया है, एक सेंटर है, विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। नाम जरूर है कीमो, पर ये किसके किसके लिए सेंसिटिव है, CO2, CO2 के लिए सेंसिटिव है, मतलब PCO2 के लिए, CO2 के पार्शियल प्रेशर के लिए, एंड हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के लिए सेंसिटिव है। सेंसिटिव होने का मतलब इसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो इसको पता चल जाएगा। अगर कोई कहता कि 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रहने चाहिए, जैसे ही 8 होंगे या जैसे ही 12 होंगे, इसको तुरंत पता चल जाएगा। ये होती है सेंसिटिविटी, तो ये सेंसिटिव है। अब देखो क्या लिखा है, increase in these substances, which substances, PCO2 and हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करती है, कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, तो वो एक्टिवेट करेंगे दिस सेंटर, मतलब कीमोसेंसिटिव एरिया को एक्टिवेट कर देंगे। बेटा कीमोसेंसिटिव एरिया है, वो कहां पर रखा है, रिदम सेंटर के पास रखा है। किसके किसके लिए सेंसिटिव है, CO2 और H+ के लिए। अगर CO2 और H+ में इंक्रीज हुआ तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर। अब ये एक्टिवेट होके क्या करेगा, अगेन रिदम सेंटर को बता देगा क्या करना है, टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने के लिए बोल देगा इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। ये बॉडी में बढ़ गए तो वो कहेगा कि तुम कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स करो, जैसे CO2 बढ़ गया है तो मान लो अगर CO2 या H+ बढ़ गया है तो कीमोसेंसिटिव एरिया क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये बोलेगा इसको कहेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि तुम जरा आगे मैसेज दो कि डीप इनहेल करे, ताकि ये जो CO2 बढ़ गया ये बॉडी से एलिमिनेट हो सके। क्योंकि अगर CO2 बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, डीप इनहेलेशन करते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यही लिखा है, अगर CO2 और हाइड्रोजन बढ़ गया तो कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होके किसको कहेगा, खुद कुछ नहीं करेगा, किसको कहेगा बेटा, विच इन टर्न सिग्नल्स द रिदम सेंटर। रिदम सेंटर को कहेगा कि नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करो, सो दैट रेस्पिरेटरी प्रोसेस में वो एडजस्टमेंट होने से दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। हम ये जो बढ़े हुए सब्सटेंस आ गए हमारी बॉडी में, जो सब्सटेंस बढ़ गए उनको अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। यहां तक हुआ किसके बारे में, यहां तक हुआ बेटा आपके उस सेंटर के बारे में। एक आपने पढ़ा रिदम सेंटर, फिर न्यूमोटैक्सिक एपन्यूस्टिक के बारे में नहीं दिया है, देन कीमोसेंसिटिव एरिया पढ़ा। अब पढ़ेंगे रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक। रिसेप्टर्स ये रहा बेटा, ये देखो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्क, जो एओर्टा घूम के आती है, एंड कैरोटिड आर्टरी, और इन्हीं दोनों को अपन ने क्या कहा था, पेरीफेरल। क्या कहा था, पेरीफेरल रिसेप्टर कहा था, ठीक है, जो आर्टरी में है, ब्लड में डिटेक्ट करेंगी। कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+, दोनों के बारे में दिया है, क्योंकि पेरीफेरल में बैरो रिसेप्टर भी है और H+ का कीमो रिसेप्टर भी है एओर्टिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी में, जो कि पेरीफेरल है, ब्लड में डिटेक्ट करेंगे। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी also can recognize changes in CO2 and H+ concentration and
सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर, ये भी खुद कुछ नहीं करेंगे, किसको बता देंगे, रिदम सेंटर को बता देंगे। फॉर रेमेडियल एक्शंस, रेमेडी मतलब किसी खराबी को ठीक करना, तो रेमेडियल एक्शन लेने के लिए उसको कह देंगे। ठीक है, बस इतना ही दिया रिसेप्टर के बारे में। ऑल्दो हमने पढ़ा है कि पेरिफेरल के अलावा सेंट्रल रिसेप्टर भी होते हैं जो ब्रेन में होते हैं, वो भी बैरो और कीमो दोनों होते हैं, और वो CSF में इन्हीं चीजों को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट लाइन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेशन की जो रिदम है हमारी 12 to 16 टाइम्स पर मिनट को मेंटेन करने की, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को मेंटेन करने की, H+ के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने की, वो जो रिदम है उसमें ऑक्सीजन का रोल इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल नहीं है इसका, ना के बराबर है, इनसिग्निफिकेंट। अच्छे से ध्यान में क्वेश्चन में तुमको इनसिग्निफिकेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मत बोलना, ये मत सोचना कि ऑक्सीजन मैम क्या बोल रही है, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में रोल कैसे नहीं है, बिल्कुल है, उसके रेगुलेशन में रोल नहीं है, मतलब उसके कम या ज्यादा होने को ठीक करने में, मॉडरेट करने में, चीजों को ऑल्टर करने में इसका ज्यादा रोल नहीं है। तो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि हमारे पास रिसेप्टर्स नहीं है इसके लिए। वी हैव रिसेप्टर्स फॉर PCO2 एंड वी हैव रिसेप्टर्स फॉर H+। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड आई रियली होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो 2 बार 3 बार इसको सुन के और फिर NCERT डिकोड करिएगा। पहले चीजों को, वर्ड्स को अच्छे से मेमोराइज करके NCERT डिकोड करिएगा, तब आपको इजीली ये समझ में आएगा। ठीक है, स्टिल आपको कोई डाउट्स हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।